हाँ तो प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद राकेश सर में आप सभी का स्वागत है। हम क्लास 12 के पॉलिटी का ये टॉपिक पढ़ रहे थे, अध्याय नंबर 4, भारत के विदेशी संबंध। ठीक है, इसकी एक क्लास में हमने काफ़ी कुछ कवर भी कर लिया है। अब क्लास 2 पढ़ रहे हैं आज, और क्लास 2 में हम आगे से शुरू करेंगे। जितना मैंने क्लास ए में पढ़ा दिया वो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। उससे आगे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब आगे स्टार्ट करने में मैं थोड़ा सा समझा दूँ कि पिछले वीडियो में मतलब मैंने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ाया था। पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था कि विदेश नीति किसे बोलते हैं, ठीक है ना, और भारत की विदेश नीति। और भारत की विदेश नीति के बाद में जो पंडित जी जवाहरलाल नेहरू जी की जो विदेश नीति थी उसके प्रमुख 3 तत्व बताए, और भारत की विदेश नीति के 2 प्रमुख तत्व बताए। और उसके अलावा भारत की जो विदेश नीति है उसके प्रमुख सिद्धांत, जो 10 सिद्धांत मैंने लिखवाए मोस्टली। ठीक है, उन 10 सिद्धांतों में एक सिद्धांत भी था आपका गुटनिरपेक्षता की नीति। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले गुटनिरपेक्षता की नीति से संबंधित, यानी कि गुटनिरपेक्षता नीति क्या थी और उसके क्या उद्देश्य थे, और गुटनिरपेक्षता आंदोलन, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। फिर आगे हम आगे की प्रक्रिया करेंगे। ठीक है, तो आज की हेडिंग सबसे पहले रहेगी। आज की हेडिंग आपको इस तरीके से डालनी है, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो पेज को 3 भागों में बांटना है। पेज को 3 भागों में बांटना है, इस तरफ आपको लिखना है। मैं एक बार बता देता हूँ कि किस तरीके से पेज में बांटना है, फिर मेरे पास स्पेस कम है, मैं उसके हिसाब से करूँगा। तो पेज को 3 भागों में इस तरीके से आपको बांट लेना है। सबसे पहले आपको इस वाले में लिखना है गुटनिरपेक्षता नीति। ठीक है, गुटनिरपेक्षता की नीति इस वाले पार्ट में। ठीक है, 3 भागों में बट गया। इस पार्ट में तो आपकी ये हेडिंग हो जाएगी। इस वाले पार्ट में आपने हेडिंग डालनी है गुटनिरपेक्षता नीति के उद्देश्य। ठीक है, इस वाले पार्ट में आपको ये हेडिंग डालनी है। और एक तीसरा पार्ट जो आपको पेज को बांटना है, इसमें लिखना आपको गुटनिरपेक्षता आंदोलन। ठीक है, गुटनिरपेक्षता आंदोलन, इसमें गुटनिरपेक्षता आंदोलन हेडिंग डालनी है। ठीक है, इस तरीके से 3 हेडिंग हो जाएंगी, पेज 3 भागों में बढ़ जाएगा। इसमें गुटनिरपेक्षता नीति के बारे में विस्तार से यहाँ पढ़ेंगे। गुटनिरपेक्षता नीति के उद्देश्य आपको इस तरीके से नीचे लिखते हुए जाना है, इस तरीके से इसमें लिखते हुए जाना है। अब मैं केवल आपको सबसे पहले गुटनिरपेक्षता नीति के बारे में लिखवाऊंगा, तो मैं इन 2 हेडिंग्स को ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, ये लो मैंने ये मिटा दिया है। तो सबसे पहले हम विस्तार से पढ़ेंगे गुटनिरपेक्षता नीति। ठीक है, इसके बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट आपको लिखने हैं वो मैं आपको लिखवाता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। गुटनिरपेक्षता नीति क्या है, देखो। जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के, लिखना आपको, भारत के आज़ाद होने के बाद भारत के सामने, भारत के सामने, ठीक है, सामने सबसे बड़ी चुनौती, चुनौती अपनी संप्रभुता, अपनी संप्रभुता की रक्षा, अपनी संप्रभुता की रक्षा के साथ तीव्र गति से आर्थिक, आर्थिक व सामाजिक लक्ष्यों, लक्ष्यों को प्राप्त करना था। ठीक है, इस तरीके से आपको इसमें पहला पॉइंट है लिखना। दूसरा पॉइंट लिखना है लेकिन, लेकिन भारत के आज़ादी, मैं एक बार मैं पूरे पॉइंट लिखवा देता हूँ फिर उसके बाद समझाऊंगा विस्तार से। ठीक है, लेकिन भारत के आज़ादी के समय विश्व 2 गुटों में, गुटों में, गुटों में, एक मिनट सॉरी, गुटों में विभाजित था, विभाजित था। ठीक है, 2 गुटों में विभाजित था। अतः, अतः भारत ने अपने विकास के, भारत ने अपने विकास के लक्ष्यों को
लक्ष्यों को प्राप्त 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 करने के साथ ही विश्व शांति का मार्ग अपनाते हुए किसी भी गुट कौन कौन से थे? एक तो आपका यूएसएसआर हो जाएगा, जिसको सोवियत संघ रूस बोलते थे, वह दूसरा हो जाएगा यूएसए। पहले भी लिखवाया मैंने। तो इन दोनों गुटों में से किसी भी गुट में शामिल न होते हुए, शामिल न होने का, या इसको ऐसे लिखो, शामिल नहीं होने का, ठीक है, शामिल नहीं होने का फैसला किया। इसे ही गुटनिरपेक्षता नीति कहा जाता है। ठीक है, अब मैं विस्तार से समझाता हूँ। देखो क्या लिखा है मैंने। गुटनिरपेक्षता नीति क्या है कि जब भारत आज़ाद हुआ 47 में, ठीक है, आज़ाद होने के सामने भारत के सामने सबसे बड़ी आज़ाद होती सबसे बड़ी चुनौती क्या थी कि अपने देश की रक्षा करना, ठीक है, अपनी संप्रभुता की रक्षा करना, और उसके साथ ही तीव्र गति से आर्थिक और सामाजिक जो लक्ष्य थे भारत के, उनको प्राप्त करना सबसे बड़ी चुनौती थी। ठीक है, लेकिन भारत की आज़ादी के समय विश्व दो गुटों में बटा हुआ था, आपको पता है, पहले भी मैंने समझाया इसके बारे में। दो गुटों में बटा हुआ था, इसमें एक यूएसएसआर था और एक यूएसए था। ठीक है, तो भारत ने अपने विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ ही विश्व शांति का मार्ग, अपने विकास के लक्ष्य कौन कौन से, सामाजिक व आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करना था, उनको प्राप्त करने के साथ ही भारत ने विश्व शांति के मार्ग को भी अपनाया। लक्ष्यों को भी प्राप्त करना है, विश्व शांति का मार्ग अपनाते हुए जो दो गुट थे विश्व दो गुटों में बटा हुआ था, तो उन दोनों गुटों में से किसी भी गुट में शामिल होने का फैसला लिया कि मैं किसी भी गुट में शामिल नहीं होऊंगा। ठीक है, तो वो शामिल नहीं होने का जो फैसला लिया उसे ही गुट निरपेक्षता की नीति कहा जाता है। यानी भारत ने ये फैसला लिया कि हम विश्व के जो दो महान गुट हैं उनमें से किसी में भी शामिल नहीं होंगे। ठीक है, इसे गुट निरपेक्षता नीति कहा जाता है। ठीक है, ओके। अब हम अगली हेडिंग जो दूसरी साइड में मैंने लिखवाई थी उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगली हेडिंग आप डाल लेंगे गुट निरपेक्षता नीति के उद्देश्य। ठीक है, गुट निरपेक्षता आपको केवल दूसरी साइड में जो पेज में दो भागों में बांटा वही लिखना है। मेरे पास तो स्पेस कम है तो मैं यही लिखूंगा, गुट निरपेक्षता नीति के उद्देश्य। ठीक है, गुट निरपेक्षता नीति के उद्देश्य। अब देखो गुट निरपेक्षता नीति के उद्देश्य क्या क्या थे। भारत ने गुट निरपेक्षता नीति के उद्देश्य का मतलब है कि भारत ने गुट निरपेक्षता नीति के पीछे भारत का क्या उद्देश्य था या भारत का क्या मोटिव था, भारत क्या चाहता था कि उसने क्यों गुट निरपेक्षता नीति को अपनाया। तो क्या क्या उद्देश्य थे भारत के। पहला उद्देश्य आप लिखेंगे, ठीक है, शीत युद्ध के दौरान 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 भारत विश्व के दोनों गुटों से दूर रहने के साथ ही विश्व के या रहने के साथ ही, ऐसे लिखो, साथ ही दोनों गुटों के सैन्य बलों जैसे आपके आ जाएगा नाटो, एक मिनट सॉरी ऐसे लिख देता हूँ हिंदी में, नाटो, वार्सा संधि आदि से दूर रह सका। ठीक है, दूसरा आ जाएगा भारत दोनों ही गुटों से
भारत दोनों ही गुटों से आर्थिक एवं सामरिक सहायता प्राप्त कर सका। ठीक है। तीसरा तीसरा हो जाएगा भारत नव स्वतंत्र राष्ट्रों, और ये राष्ट्र बने थे सोवियत संघ के विघटन होने पर। सोवियत संघ, कोष्टक में लिखना है ये बात, ठीक है, ऐसे ही सोवियत संघ के विघटन पर, ठीक है, से मैत्री संबंध स्थापित कर सका। ठीक है। जो तीन भारत के मुख्य मोटिव या मुख्य उद्देश्य थे, वो तीनों उद्देश्य मैंने लिखवा दिए हैं, और तीनों उद्देश्य क्या है मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, शीत युद्ध के दौरान भारत विश्व के दोनों गुटों से दूर रह सका, यानी भारत ने जो गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, इस नीति के कारण ही भारत दोनों गुटों से दूर रह सका। और इन दोनों गुटों से दूर रहने के साथ ही जो दोनों गुटों के जो सैन्य बल थे बहुत सारे थे, नाटो था, वार्षा संधि था, बहुत सारी संधियां थी, उन संधियों से दूर रह सका, इन लपड़े से दूर रह सका, इनमें पचड़े में पड़ा ही नहीं भारत। ठीक है। भारत दोनों ही गुटों से आर्थिक एवं सामरिक सहायता प्राप्त कर सका। भारत ना तो यूएसएसआर में शामिल हुआ, ना ही यूएसए में, तो भारत अब किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ, और भारत ने शांति के मार्ग को अपनाया, तो ये भी भारत से नाराज नहीं हुआ और ये भी भारत से नाराज नहीं हुआ, दोनों ही से ही भारत ने मित्रता रखी। यानी अगर भारत इसमें शामिल होता तो यूएसए नाराज होता, और यूएसए भारत के इस गुट में शामिल होता भारत, तो फिर यूएसएसआर नाराज होता, सोवियत संघ रूस नाराज होता। तो भारत ने क्या किया, इन दोनों ही गुटों में शामिल होने से इनकार कर दिया कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए, हम शांति के साथ हैं, और जो भी देश शांति का समर्थक होगा हम उसका समर्थन करेंगे। इस कारण भारत ने इससे भी लाभ लिया, इससे भी लाभ लिया। भारत ने दोनों से मैत्रिक संबंध रखी, आर्थिक सहायता इससे भी ली, इससे भी ली, सामरिक सहायता इससे भी ली, इससे भी ली। सामरिक सहायता का मतलब समझते हो? सामरिक सहायता का मतलब होता है देश की सुरक्षा से संबंधित, और सामरिक सहायता में देश की सुरक्षा से संबंधित हथियार हो सकते हैं, सेना हो सकती है। ठीक है। जो भी सुरक्षा में जो भी चीजें होती हैं सारी चीजें सामरिक में आती हैं। ठीक है। सामरिक सहायता प्राप्त कर सका। भारत नव स्वतंत्र राष्ट्रों, जब सोवियत संघ का 1991 में विघटन हुआ, तो उस समय विघटन होते ही सोवियत संघ के विघटन होने से, इसके विघटन होने से 15 नव स्वतंत्र राष्ट्रों का जन्म हुआ। नए स्वतंत्र 15 राष्ट्र या नए 15 देशों का क्या हुआ, जन्म हुआ। तो जब भारत ने सोवियत संघ से कोई दुश्मनी नहीं की या किसी गुट का वो ही नहीं किया, तो जब इस देश का विघटन 1991 में हुआ, 15 नए राष्ट्र बन गए, नए स्वतंत्र राष्ट्र। तो इनों से भी भारत की क्या रही, मैत्री संबंधी रहे। अगर भारत किसी इस गुट में शामिल हो जाता तो क्या इनसे मैत्री संबंध होते भारत के? नहीं, कटु संबंध होते, यानी कड़वे संबंध होते और आपस में विरोधी होते। लेकिन भारत की इस नीति के कारण ही भारत इन जो नए स्वतंत्र राष्ट्र थे जो सोवियत संघ के विघटन पर बने, इनसे भी मैत्री संबंध स्थापित कर सका। तो भारत के ये मुख्य रूप से जो तीन उद्देश्य हैं वो मैंने बताने की कोशिश की है, आप आराम से यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है। अब हम इसको मैं मिटा देता हूँ। अगली जो मैंने पेज को 3 भागों में बांटने के लिए कहा था, उसमें जो तीसरा पार्ट था पेज का, उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ उस हेडिंग को, और वो आपकी हेडिंग थी गुटनिरपेक्षता आंदोलन। ठीक है। इसका मोटिव मैं मुख्य मुख्य बातें ही बताऊंगा। अगर आपको गुट निरपेक्षता आंदोलन से संबंधित और भी विस्तार से समझना है तो मैंने शीत युद्ध के दौर का एक टॉपिक पढ़ा दिया है। ठीक है। शीत युद्ध का दौर का जो पहला टॉपिक पढ़ाया है उसमें मैंने इस गुट निरपेक्षता आंदोलन को बहुत विस्तार से समझाया है। उसमें 5 देशों के जो प्रमुख नेता थे उनके बारे में, और कब हुआ और कैसे कैसे इसके प्रथम सम्मेलन, 14वां सम्मेलन, 17वां सम्मेलन, सारे सम्मेलन उसमें मैंने बहुत विस्तार से पढ़ाया, आप वहां से पढ़ सकते हैं। फिर भी मैं इसके बारे में काफी कुछ समझाने की कोशिश करूंगा, तो आप समझने की कोशिश करना गुट निरपेक्षता आंदोलन। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्या हुआ था गुट निरपेक्षता आंदोलन के लिए कि 1955 में, डेट याद रखना आपको, 1955 में बांडूरंग, बांडूरंग एक शहर का नाम है, और ये बांडूरंग है कौन से देश में है ये शहर, और ये है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में बांडूरंग, इंडोनेशिया में, अफ्रीका
या एफ्रो बोल सकते हैं। मैं अफ्रीका भी लिख देता हूँ और कोष्टक में एफ्रो भी लिखूंगा। तो एक जब ये दोनों शब्द आए तो आप समझ जाना ये अफ्रीका के लिए यूज हुआ है। ठीक है, अफ्रीका या एफ्रो। एफ्रो एशियाई, एशियाई का मतलब है एशियाई महाद्वीप, और अफ्रीका का मतलब है अफ्रीका महाद्वीप। एशियाई सम्मेलन, सम्मेलन में गुटनिरपेक्षता, गुटनिरपेक्षता, गुटनिरपेक्षता की नींव रखी गई। ठीक है, तो 1955 में बांडुरंग इंडोनेशिया का एक शहर है बांडुरंग, उस शहर में अफ्रीका, अफ्रीका के कुछ देश और एशिया के कुछ देश, उन्होंने आपस में अपने मैत्री संबंध स्थापित करने के लिए एक सम्मेलन बुलाया और इस सम्मेलन में ही गुटनिरपेक्षता की नींव रखी गई थी। ठीक है, यहीं से इस सम्मेलन, इस सम्मेलन से ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, तो आपको याद रखना। तो और ये जो सम्मेलन हुआ था, इसी सम्मेलन से गुटनिरपेक्षता आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। गुटनिरपेक्षता आंदोलन का मतलब है कि बहुत सारे देश इसमें शामिल होने लगे धीरे धीरे। बहुत सारे देशों ने इस चीज़ का समर्थन किया कि हाँ ये गुटनिरपेक्ष होने चाहिए, हमें किसी गुट से क्या मतलब है, विश्व में शांति होनी चाहिए। ठीक है, हम शांति के साथ धीरे धीरे देश जुड़ने लगे और ये आंदोलन होता गया, बढ़ते गए। ठीक है ना, तो ये हुआ कहाँ से, 1955 में बांडुरंग इंडोनेशिया के अंदर ये सम्मेलन हुआ। ठीक है, सबसे पहले। अब इसका मुख्य सम्मेलन जो माना जाता है कि गुटनिरपेक्षता आंदोलन का जो मुख्य सम्मेलन है, ये मुख्य सम्मेलन जो पिछली बार भी परीक्षा में पूछा गया था और आगे भी पूछा जा सकता है, तो इसका पहला सम्मेलन, तो आपको ऐसे याद रखना है कि गुटनिरपेक्षता, गुटनिरपेक्षता आंदोलन या गुटनिरपेक्षता नीति बोल सकते हैं, गुटनिरपेक्षता आंदोलन का प्रथम, ये जो सम्मेलन, ऐसे में याद रख लेना कि 1955 का जो सम्मेलन बांडुरंग में हुआ था वो गुटनिरपेक्षता का आंदोलन नहीं, ये क्या हुआ था, ये तो एफ्रो यानी या फिर अफ्रीका एशियाई सम्मेलन हुआ था। इनके संबंध में मैत्री संबंध स्थापित करने के लिए सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में इसकी शुरुआत हुई थी, नींव रखी गई थी। ठीक है, लेकिन गुटनिरपेक्षता आंदोलन का, गुटनिरपेक्षता नीति के लिए, इसी आंदोलन के लिए पहला सम्मेलन तो कब हुआ था, प्रथम सम्मेलन हुआ था। ये अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। और ये पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, मैं अच्छी तरीके से अंडरलाइन कर देता हूँ। और ये सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में। अब आप कहोगे सर बेलग्रेड कहाँ है, बेलग्रेड भी एक शहर है। क्या है, ये भी एक सिटी है, शहर है। और ये कौन से देश का शहर है, सर्बिया देश का। ठीक है, सर्बिया देश का एक शहर है। तो बेलग्रेड में प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था, बेलग्रेड सर्बिया में 1961 में हुआ था। याद रखना है, डेट भी याद रखनी है, शहर भी याद रखना है आपको। ठीक है, तो गुटनिरपेक्षता आंदोलन का प्रथम सम्मेलन बेलग्रेड सर्बिया में कब हुआ था, 1961 में हुआ था। ठीक है, वर्तमान की बात करें या फिर इस सम्मेलन की, अभी जो पिछला सम्मेलन 2020 में उसमें हुआ था, तो वर्तमान की बात कर लेते हैं। वर्तमान में इसमें कितने सदस्य शामिल हैं या गुटनिरपेक्षता के, इसका को कितने देश समर्थक हैं, इसमें 120 सदस्य देश शामिल है। ठीक है, ये इतनी बात आपको याद रखनी है। ओके, तो गुटनिरपेक्षता आंदोलन क्या है, 1955 में ये सम्मेलन हुआ था, इसमें नींव रखी थी और इस सम्मेलन की शुरुआत यहीं से मानी जाती है, शुरुआत मानी जाती है, हुआ नहीं था। अगर सम्मेलन की बात आती है पहले सम्मेलन की, तो ये बेलग्रेड में हुआ था सर्बिया में 1961 में। और वर्तमान में इसमें कितने सदस्य देश हैं, 120 सदस्य देश हैं। तो ये पूरा जो 3 हेडिंग ली थी मैंने गुटनिरपेक्षता नीति से संबंधित, ये सारी मैंने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब मैं मिटा देता हूँ। अब हम अगली हेडिंग पे चलेंगे जो इम्पोर्टेंट हेडिंग है। ठीक है, तो वो अब आप डाल लेंगे हेडिंग एफ्रो एशियाई एकता। ठीक है, और वो हेडिंग हो जाएगी एफ्रो। एफ्रो अभी मैंने समझाया कि एफ्रो का मतलब है अफ्रीका। ठीक है, एफ्रो एशियाई का मतलब है एशिया महाद्वीप, एफ्रो का मतलब है अफ्रीका महाद्वीप। एशियाई, एफ्रो एशियाई एकता, एफ्रो एशियाई एकता क्या है। ठीक है, अब मैं इसमें जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है वो सब लिखने के बाद फिर मैं अच्छे तरीके से
समझाऊंगा डिटेल से, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको क्या करना है, सारे के सारे फैक्ट लिखवा देता हूँ, तो आपको भी लिख लेना है, ठीक है। नेहरू जी, नेहरू जी, नेहरू जी के दौर में, ठीक है, नेहरू जी के दौर में, देखो मैं धीरे धीरे थोड़ा जल्दी जल्दी लिखता हूँ तो हेड राइटिंग थोड़ी सी हो जाती है, आप मैं भी बोलता हूँ उस पर ध्यान दिया करो, ठीक है ना। मैं जल्दी जल्दी लिखने में कि क्लास जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा पाऊँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोलता हूँ, ठीक है। तो आपको ये वो नहीं करना। 1 मिनट में देख लेता हूँ कितनी टाइम की क्लास हो गई है, ठीक है, अभी 20 मिनट की हुई है। तो नेहरू जी के दौर में, नेहरू जी के दौर में भारत ने, जल्दी जल्दी लिखता हूँ मैं, फिर मैं समझाऊंगा, ठीक है। एशिया व अफ्रीका, अफ्रीका के नव स्वतंत्र, नव स्वतंत्र राष्ट्रों, राष्ट्रों के साथ संपर्क, नेहरू जी संपर्क बनाया, ठीक है, संपर्क बनाया गया, ऐसे लिख लो, ठीक है। 1940, 1940 से 1950 है ना, 1940 से 1950 के दशक में, मेरे से लिखा ही नहीं जा रहा, काफ़ी दिन हो गए लिखे हुए, दशक में नेहरू जी, नेहरू जी ने एशियाई एकता, एशियाई एकता के नेतृत्व, नेतृत्व करने की शपथ ली, ठीक है। नेहरू जी, नेहरू जी की अगुवाई में भारत ने मार्च 1947, मार्च 1947, मार्च 1947, हाँ, मार्च 1947 में एशियाई संबंध सम्मेलन का, सम्मेलन का आयोजन किया, ठीक है। 1949 में, 47 में हो गया, अब 49 आएगा, 1949 में भारत ने इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की आज़ादी के समर्थन, समर्थन, समर्थन और समर्थन में एक अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, सम्मेलन आयोजित किया, ठीक है, सम्मेलन आयोजित किया, ठीक है। अफ्रीका, अफ्रीका में हो रही रंगभेद नीति का भी भारत ने विरोध किया। 1955 में बांडुरंग, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में एफ्रो एशियाई, एशियाई सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी, ठीक है। अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, देखो इससे संबंधित जो भी फैक्ट थे मैंने पूरे के पूरे लिखवा दिए, ठीक है। तो नेहरू जी के दौर में भारत ने एशिया और अफ्रीका के जो नवस्वतंत्र राष्ट्र बने थे उनके साथ संपर्क बनाया था नेहरू जी के काल में, यानी कि जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो उस काल में एशिया और अफ्रीका के अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए
राष्ट्रों के साथ क्या बनाए थे, भारत ने संबंध बनाए थे। नेहरू जी ने सब राष्ट्रों के साथ संपर्क साधने का कोशिश की थी, ये बात कहना चाह रहे हैं। ठीक है, 1920 दशक में, इस पूरे दशक में 40 से 1950 के दशक में नेहरू जी ने एशियाई एकता के नेतृत्व में करने की शपथ ली थी। यानी कि नेहरू जी ने यह कहा था कि 1940 और 1950 के दशक में हम एशियाई एकता स्थापित करेंगे, इसकी मैं शपथ लेता हूँ। इस तरीके से नेहरू जी ने शपथ ली थी कि हम किसी को वो नहीं करेंगे, हम एकता में वो करेंगे और हम शांति का वो करेंगे। ठीक है, नेहरू जी की अगुवाई में भारत ने मार्च 1947 की बात है, एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन किया था। एशियाई संबंध सम्मेलन का, यानी कि एशियाई संबंध बनाने के लिए या एशियाई संबंधों को सुधार करने के लिए क्या किया था, एक सम्मेलन का आयोजन किया था नेहरू जी की अगुवाई में ही भारत ने। ठीक है, कब, मार्च 1947 में। 1949 में भारत ने इंडोनेशिया की आज़ादी के उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित किया। इंडोनेशिया, जिस तरीके से भारत एक उपनिवेश है, इंडोनेशिया भी एक उपनिवेश था किसी देश का, तो उसकी आज़ादी के समर्थन में, भाई इंडोनेशिया भी आज़ाद होना चाहिए, भारत भी आज़ाद हुआ वैसे, तो उसके समर्थन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, पूरे विश्व का एक सम्मेलन भी आयोजित किया था भारत ने। ठीक है, अफ्रीका में हो रही जो रंगभेद नीति, काले और गोरों में, जो अफ्रीका जो देश था, उस अफ्रीका या फिर महाद्वीप की कह सकते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा था, काले और गोरों में रंगभेद की नीति अपनाई जा रही थी। ठीक है ना, तो उस जो नीति थी उसके भारत ने उसका भी विरोध किया था उस समय। ठीक है, इसी टाइम पे 1955 में जो बांडुरंग, जो इंडोनेशिया में एक शहर है, उसमें एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था, अभी पिछले वाले उसमें मैंने बताया भी, और उसी में ही गुटनिरपेक्षता आंदोलन की नींव रखी थी। ठीक है, ये है एफ्रो एशिया एकता से संबंधित जो भी फैक्ट थे, मैंने सारे समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे भारत और चीन के संबंध। ठीक है, एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ, अभी टाइम है। ठीक है, मिटा देता हूँ, ये एडिंग आपकी होती है पूरी, अगली एडिंग आप डाल लोगे भारत चीन संबंध। ठीक है, अब हम विश्व के जो भी देश, मुख्य देश है, रूस है, चीन है, पाकिस्तान है, इनके साथ भारत के जो विदेशी संबंध है वो किस तरीके के संबंध है, मुख्य देशों के साथ समझने की कोशिश करेंगे। जो भी आपकी किताब में दे रखा है, सभी देशों के साथ नहीं, जो भी आपकी किताब के इस टॉपिक में दे रखा है उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप डाल लेंगे भारत चीन संबंध। अब भारत चीन संबंध, और सबसे मतलब सबसे विस्तृत रूप से आपके भारत और चीन के बीच जो संबंध है उसमें विस्तार से आपकी किताब में दिया है, तो इसको हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप भारत चीन के संबंधों में मुख्य लिख लेंगे कि 1949 में चीनी क्रांति। ठीक है, चीनी क्रांति के बाद चीन में साम्यवादी नई विचारधारा साम्यवादी सिद्धांत या साम्यवादी नई विचारधारा मैं इसको थोड़ा सा वो कर देता हूँ, करेक्शन है यहाँ से, इसको मिटा के साम्यवादी विचारधारा वाली सरकार आई। ठीक है, तो 1949 में चीन में क्रांति हुई थी, उस क्रांति के बाद चीन में नई विचारधारा, जो साम्यवादी विचारधारा थी, उस विचारधारा वाली सरकार आई थी। ठीक है, अगला टॉपिक, अगला हेडिंग वो हो जाएगा आपकी नेहरू जी ने चीन के साथ अच्छे संबंध बनाने की शुरुआत की। ठीक है, तो 1949 में चीन में क्रांति आई, उस चीनी क्रांति के साथ ही चीन में एक नई विचारधारा वाली, साम्यवादी विचारधारा वाली सरकार सत्ता में आई। ठीक है, नेहरू जी ने चीन के साथ अच्छे संबंध बनाने की पहल की, और नेहरू जी ने पंचशील का सिद्धांत दिया था। उस पंचशील का सिद्धांत क्या है, अब उसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो भारत चीन के संबंधों से संबंधित जो पंचशील का सिद्धांत है वो बड़ा वो हेडिंग है, तो हम अगले वीडियो में पढ़ने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में 30 मिनट की क्लास हो गई है, हम 30 मिनट की क्लास ही रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है।